हेलो स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 2 पाइथन पांडास 2 के अंदर कुछ और नए फंक्शन सीखने जा रहे हैं। पिछली वीडियो के अंदर हम लोगों ने डिस्कशन किया था अबाउट मीन, मोड, मीडियन, मिनिमम, मैक्सिमम इन फंक्शंस का। आज हम जो सीखेंगे दैट इज़ काउंट एंड सम, और कुछ और आगे फंक्शन भी सीखेंगे। इसके लिए जैसे कि हमने पिछली बार एक डाटा फ्रेम प्रोडेफ का यूज़ किया था, इस बार भी हम सेम डाटा फ्रेम का यूज़ कर रहे हैं। मैं एक बार आपको इसका स्ट्रक्चर दिखा दूं। ये मैं आपको रन करके दिखा रहा हूँ। इट इज़ दी प्रोडेफ डाटा फ्रेम जो कि हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है। इसी के ऊपर हम कैलकुलेशंस करके देखेंगे। तो हमारा जो फंक्शन है, फंक्शन का नाम है काउंट। एज द नेम स्पेसिफाइड, अगर आप डाटा फ्रेम की जो है रोज़ हैं उन्हें काउंट करवाना चाहते हैं तो ऐसा करने के लिए आपको देना होगा डाटा फ्रेम का नाम। जैसा कि हमारे केस में डाटा फ्रेम का नाम है प्रोडेफ डॉट COUNT, काउंट ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज। अगर आप ऐसा करते हैं तो इस केस के अंदर यह रोज़ काउंट करेगा। रोज़ के काउंट करने का मतलब ये आपकी 1 2 3 4 5 6, दैट मीन्स राइस के आगे 6 लिखा आएगा क्योंकि इसके अंदर 6 रोज़ हैं। इसी तरीके से वीट के अंदर हैं तो 6 रोज, लेकिन 2 नैन वैल्यूज हैं तो रिमेनिंग जो है वो आपका कैलकुलेट होंगी, डेट मीन्स काउंट होंगी, डेट इज 4। तो इस तरीके से ये कैलकुलेशन करेगा। देखिए मैं रन करके दिखाता हूँ आपको। आप देखेंगे कि जब हम इस फंक्शन को रन करते हैं तो उस केस के अंदर राइस के आगे 6, वीट के आगे 4 एंड सिमिलरली पल्सिस के आगे 6 एंड फ्रूट के आगे 6 काउंट करके लिखा आ रहा है। तो अगर आप रोज वाइज काउंटिंग कराना चाहते हैं तो आप काउंट फंक्शन विदाउट आर्ग्यूमेंट यूज कर सकते हैं। अगर आप कॉलम वाइज काउंटिंग कराना चाहते हैं तो ऐसा करने के लिए आपको एक्सिस इज इक्वल टू 1 देना होगा, और फिर आप अगर इसको एग्जीक्यूट कराएंगे तो आपकी जो काउंटिंग होगी वो कॉलम वाइज होगी। नोटिस कीजिए ये डाटा फ्रेम है। आंध्र प्रदेश पहला आपकी स्टेट है जिसके अंदर 4 कॉलम्स हैं, 1 2 3 4। काउंटिंग करने पर टोटल वैल्यूज 4 हैं बट एक नैन वैल्यू है तो रिमेनिंग कितनी रह गई 3, तो आंसर आ रहा है 3। सिमिलरली गुजरात के आगे 4, केरला के आगे एक नैन वैल्यू है, रिमेनिंग 3 तो 3। एंड बाकी जो बची हुई आपकी स्टेट्स है पंजाब, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, तीनों के अंदर सभी वैल्यूज दी गई हैं, कोई भी नैन वैल्यू नहीं है तो सभी के आगे 4 4 आंसर लिखा हुआ आ रहा है। तो इस तरीके से जो काउंट फंक्शन है इसका यूज़ काउंट करने के लिए, गिनने के लिए किया जाता है। इसके जो पैरामीटर्स हैं वो सेम हैं जैसे कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं। मिन मैक्स के अंदर एक्सिस प्रोवाइड किया जा सकता है या न्यूमेरिक ओनली प्रोवाइड किया जा सकता है, जो कि बाय डिफॉल्ट भी आपका ट्रू ही होता है, जिसका मतलब है सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यूज के ऊपर ही कैलकुलेशन की जाए, अदर वैल्यूज के ऊपर कैलकुलेशन ना की जाए। नेक्स्ट जो फंक्शन है उसका नाम है सम। तो देखिए अगर आप एडिशन करना चाहते हैं, वैसे तो इस केस के अंदर एडिशन की रिक्वायरमेंट है नहीं, फिर भी अगर आप एडिशन करना चाहते हैं रो वाइज, डेट मीन्स जैसा कि हमने पिछली बार किया था, अगर आप इन सभी वैल्यूज को ऐड करना चाहते हैं सभी स्टेट्स की, भाई राइस का टोटल वैल्यू कितना है, तो ऐसा करने के लिए आप सम फंक्शन का यूज कर सकते हैं। देखिए मैं इसको रन करके दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पर ये बाई चांस की बात है कि एक एक्स्ट्रा आ गया है तो इसको हम डिलीट कर देते हैं यहाँ पर। अब रन करते हैं तो देखिए ये रिजल्ट आ रहा है हमारा। राइस की जो टोटल वैल्यूज है अगर मैं इन सभी वैल्यूज को ऐड कर दूं तो आंसर इज 38,142 आएगा। वीट की सभी वैल्यूज को ऐड कर दूं अदर देन नैन, नैन तो कैलकुलेशन में शामिल ही नहीं होंगी, तो उस केस के अंदर 49,234। तो आप खुद से भी इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ऐसा करने के लिए सम फंक्शन का यूज होगा रो वाइज, और अगर कॉलम वाइज करना चाहते हैं तो आपको स्पेसिफाई करना होगा एक्सिस इज इक्वल टू 1, और फिर अगर आप रन करते हैं तो यह आपका क्या करेगा, कॉलम वाइज कैलकुलेशन करके रिजल्ट को शो करेगा। आप देखिए आंध्र प्रदेश के आगे ये 3 वैल्यूज है, अगर इन तीनों को हम टोटल करेंगे तो रिजल्ट विल बी 16,213.40। तो यह आएगा। गुजरात के आगे 4 वैल्यूज है, चारों को ऐड करने पर जो रिजल्ट आएगा डेट इज 17,435। तो आप इस तरीके से ये देखिए ये वैल्यू फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इन वैल्यूज को ऐड करके आप ऐसा कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये आपके जो फंक्शन है
काउंट और सम इनका यूज गिनने या जोड़ने के लिए किया जा सकता है। आगे आ जाते हैं, इसके बारे में कुछ फंक्शन कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं पेज नंबर 94 के ऊपर। आप चाहें तो वहाँ से भी इनको चेक कर सकते हैं, उनको भी रन कराकर देख सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग फंक्शंस क्वांटाइल, एसटीडी दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वीएआर जिसको कहते हैं वेरिएंस। फर्स्ट ऑफ ऑल है क्वांटाइल। क्वांटाइल किस ये काम में आता है समझेंगे। द क्वांटाइल फंक्शन रिटर्न्स द वैल्यू एट द गिवन क्वांटाइल्स ओवर रिक्वेस्टेड एक्सिस आइदर एक्सिस इक्वल टू 0 और 1। तो क्वांटाइल फंक्शन जो होता है वो वैल्यू रिटर्न करने के काम आता है जो पर्टिकुलर एक्सिस के ऊपर आप क्वांटाइल चाहते हैं। क्वांटाइल जो है एक स्टैटिकल कॉन्सेप्ट है जिसका हम यूज करते हैं खासतौर पे स्टैटिस्टिक्स के अंदर। फॉर एग्जांपल अगर आपने देखा हो या सुना हो तो हम लोगों ने अभी कुछ पिछली वीडियो में ही मीडियन सीखा था। मीडियन जो होता है, मीडियन का यूज होता है मिडल वैल्यूज निकालने के लिए। अगर आपकी वैल्यूज ऑड है तो सेंटर वैल्यू, अगर आपकी वैल्यूज इवन है तो जो सेंटर की दो वैल्यूज हैं उनका आप एडिशन करके और उसके बाद 2 से डिवाइड करके मीडियन को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ और यहाँ पर आपके कुछ एग्जाम्पल भी दिए गए हैं, उसको भी मैं कैलकुलेट करके बताता हूँ। तो ये आपका पेज नंबर 96 के ऊपर आपके कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, मैं उसको आपको करके दिखाने की कोशिश यहाँ पे करता हूँ। मैंने पहले से आपके लिए टाइप कर रखे हैं, प्रोडक्ट फंक्शन के ऊपर इसको कैलकुलेट करके दिखाया हुआ है। थोड़ा सा पहले हम उसको समझ लेते हैं कि ये होता क्या है, क्वांटाइल फंक्शन होता क्या है। जैसा कि मैं आपको बता रहा था मीडियन के बारे में, आप देख सकते हैं आपकी बुक के अंदर पिक्चर फॉर्मेट में भी इसको दिखाया गया कि मान लीजिए कोई एक लाइन है, अगर हम उसकी मिडल वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं तो दैट पर्टिकुलर मिडल वैल्यू इज नोन एज मीडियन। और 50% परसेंटाइल कहा जाता है, जिसके अंदर 50% लेफ्ट और 50% राइट में हो सकता है, या फिर 50% अबव और 50% बिलो भी हम उसे कह सकते हैं। तो ये आपका मीडियन कहलाता है जिसको हम 50th परसेंटाइल कहते हैं। द डिवाइडेड पार्ट्स आर कॉल्ड क्वांटाइल। तो ध्यान दीजिएगा, जब हम मीडियन फाइंड आउट करते हैं, जो हमारी लाइन है उसको 2 इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया जाता है। तो उस केस के अंदर हर एक पार्ट को, दैट मीन्स जो लेफ्ट वाला पार्ट है वो भी क्वांटाइल कहलाएगा, जो राइट वाला पार्ट है वो भी क्वांटाइल कहलाएगा। तो टोटल 2 क्वांटाइल्स हो जाएंगे, दैट इज 50% परसेंटाइल ईच। इसी तरीके से अगर हम चाहें तो लाइन को 4 इक्वल पार्ट्स में भी डिवाइड कर सकते हैं। आपने सीखा होगा, मैथ में आपको सिखाया भी जाता होगा। इफ वी डिवाइड ए डिस्ट्रीब्यूशन और ए लाइन इन ए 4 एग्जैक्ट क्वार्टर्स, दैट मीन्स 25% ईच, वी कॉल द डिवाइडिंग मार्कर्स एज क्वार्टाइल। अगर हम 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो उस केस के अंदर, जैसे हम 2 इक्वल में पार्ट में डिवाइड करते हैं तो मीडियन कहते हैं, तो 4 में करने पर क्वार्टाइल बोला जाता है। दैट इज ए क्वार्टाइल डिवाइड्स ए डिस्ट्रीब्यूशन इन 4 क्वांटाइल्स। अगर हम कहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि जब हमने 4 हिस्सों किसी लाइन को या किसी डिस्ट्रीब्यूशन को डिवाइड कर दिया तो जो उसके 4 इक्वल पार्ट्स है, दैट इज 25 परसेंटाइल ईच, तो हर एक हिस्से को एक क्वांटाइल कहा जाएगा। तो टोटल आपके कितने क्वांटाइल्स हो जाएंगे? 4 क्वांटाइल बन जाएंगे, जैसा कि आप बुक में देख भी सकते हैं। Thus you can say that when a distribution is divided in some equal parts, the equally divided parts are called क्वांटाइल। आप जब भी किसी भी चीज को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो हर एक हिस्से को क्वांटाइल कहा जाता है। अगर हम 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं तो मीडियन, 3 में करते हैं इक्वल हिस्सों में तो टर्साइल्स, एंड 4 में करते हैं तो क्वार्टाइल्स। इसी तरह 5 इक्वल हिस्सों में करेंगे तो क्विंटाइल्स, 6 हिस्सों में करेंगे तो सेक्सटाइल्स, और इस तरीके से आपकी पूरी लिस्ट दे रखी है बुक के अंदर जो कि बताई गई है कि कितने हिस्सों में डिवाइड करने पर क्या कहा जाता है। बट हमारे सिलेबस के अंदर जो है वो आपका मीडियन और क्वार्टाइल 2 ही पार्ट है, तो हम स्पेसिफिकली इसके अंदर क्वार्टाइल के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसके अकॉर्डिंग हम 4 इक्वल हिस्सों में किस तरीके से डिवाइड करते हैं वो आपको सिखाया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, पेज नंबर 96 पे टॉप पर पैरामीटर्स बताए गए हैं। हम इसके अंदर 3 पैरामीटर दे सकते हैं। एक तो है क्यू, जिसके अंदर हम स्पेसिफाई करते हैं कोई फ्लोट या एरे लाइक वैल्यू, जिसके अंदर हम बताते हैं कि हम कितने हिस्सों में उसे डिवाइड करना चाहते हैं। आइदर 0.5 देकर 2 इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं जो कि मीडियन पार्ट है, या फिर q इजिकल टू 0.25, 0.5, 0.75, 1.0 देकर उसे 4 इक्वल हिस्सों के अंदर भी डिवाइड किया जा सकता है, जिसे 4 क्वांटाइल कहा जाता है। और एक्सिस तो जैसा कि आप पहले से ही जानते हैं 2 है, आइदर एक्सिस इजिकल टू 0 और एक्सिस इजिकल टू 1, तो वो भी हम अपने आप से बता सकते हैं।
फॉर एग्जांपल अगर आप देखें तो प्रोडक्ट जो हमारा पहले से डाटा फ्रेम था के ऊपर हमने यहाँ पर क्वांटाइल फंक्शन को रन किया है, तो देख सकते हैं क्या देने का तरीका है। डाटा फ्रेम का नाम आएगा प्रोडक्ट, देन डॉट क्वांटाइल, दिस इज द नेम ऑफ द फंक्शन, एंड देन ब्रैकेट के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट में q इजिकल टू भी दे सकते हैं या चाहे तो डायरेक्ट भी दे सकते हैं। अगर आप q नहीं भी लिखते तो भी ये इसको कंसीडर करेगा, मतलब यही माना जाएगा। तो आप देख सकते हैं 0.25, 0.5, 0.75 एंड 1.0। इसका मतलब हम 4 इक्वल हिस्सों में उसे डिवाइड करना चाहते हैं, 25%, 50%, 75% एंड 1, दैट मीन्स 100% जिसे कहा जाता है। तो मैं आपको रन करके दिखाऊं तो अगर आप चाहें तो देख पाएंगे कि जो हमारा फंक्शन था क्वांटाइल, उसके अकॉर्डिंग आप चेक करें यहाँ पर, तो आपकी वैल्यूज जो है वो 4 इक्वल पार्ट्स के अंदर यहाँ पे आपके आंसर्स दिखाए जा रहे हैं रो वाइज, कि किस तरीके से और क्या क्या वैल्यू आएगी। आप चाहे तो इन्हें कंपेयर कर सकते हैं, जो कि आपकी वैल्यूज बुक के अंदर पेज नंबर 96 के ऊपर दिखाई गई हैं। तो इस तरीके से ये क्वांटाइल का आपका फंक्शन है, जिसको हमने एक्सिस 0 के ऊपर रन किया। अगर हम एक्सिस स्पेसिफाई नहीं करते तो वो एक्सिस 0 ही माना जाता है। और अगर हम चाहें तो यहाँ पर इसको स्पेसिफाई भी कर सकते हैं। डैट मीन्स हमें क्या करना होगा, जहाँ हमने वैल्यू दी है वहाँ पर हमने कोमा लगाकर एक्सिस इजिकल टू 1 स्पेसिफाई करना होगा। अगर ऐसा करते हैं तो कॉलम वाइज हमारे जो है क्वांटाइल्स डिवाइड होंगे और हमारा रिजल्ट जो है अकॉर्डिंगली शो किया जाएगा। देख सकते हैं आपकी स्टेट वाइज जो है रिजल्ट आ गए हैं और इनके 4 क्वांटाइल हैं, 0.25, 0.50, 0.75 एंड 1.0, जिसे कि आप बुक से कंपेयर कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा ये जो क्वांटाइल है इसका फॉर्मूला थोड़ा सा आपको पेज नंबर 100 पे दिया गया है, स्पेसिफिक है, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। आप चाहें तो इसे नोट भी कर सकते हैं। आपको क्वांटाइल कैलकुलेट करने के लिए, कोई भी पर्टिकुलर पार्ट का परसेंटाइल कैलकुलेट करने के लिए क्या करना होगा, मिनिमम वैल्यू प्लस में मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय परसेंटाइल टू बी कैलकुलेटेड। अगर आपने 25% करना है तो 25/100, अगर आपने 50% करना है तो 50/100, 75% करना है तो 75/100, और 100% के लिए तो लिखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि वो मल्टीप्लाइड बाय 100/100 दैट मीन्स 1 होगा। तो आप चाहें तो उसे लिखें, एल्स वाइज छोड़ा भी जा सकता है। तो आप पेज नंबर 100 के ऊपर देख सकते हैं कि किस तरीके से 25%, 50%, 75% को कैलकुलेट करके दिखाया गया है। यह एक डाटा फ्रेम है RES1, जो कि पेज नंबर 101 पे मिडिल में दिखाया गया है। इसके ऊपर कैलकुलेशन करके दिखाई गई है, जहां पर ए कॉलम में 3 वैल्यूज हैं, 9, 36 और 63। उनमें से 9 जो है वो मिनिमम वैल्यू है, 63 जो है मैक्सिमम वैल्यू है। उन वैल्यू को इस पर्टिकुलर फॉर्मूले में पुट किया गया है और अकॉर्डिंगली कैलकुलेशन करके रिजल्ट को शो किया गया है। तो इस तरीके से आप चाहें तो खुद से भी ये कैलकुलेशन करने के लिए, चेक करने के लिए कैलकुलेट करके देख सकते हैं। एल्स वाइज आपको ज़रूरत नहीं है, कंप्यूटर ही आपके लिए इस काम को करेगा कि किस तरीके से ये कैलकुलेशन की जाती है। पेज नंबर 97 के ऊपर एग्जाम्पल नंबर 22 दिया गया है। आप ये एक सिंपल हमारे पास डाटा फ्रेम है जिसका नाम MKS2 है। मैं आपको इसके ऊपर दिखाता हूँ कैलकुलेशन करके, शायद आपको यहाँ से थोड़ा सा अच्छे से और बेहतर तरीके से समझ में आए। तो आप चेक करें, यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 22 मैंने आपके लिए पहले से ही टाइप करके रखा हुआ है। आप इसे एक बार देखेंगे और कैलकुलेट करके देख पाएंगे कि ये क्या आपकी कैलकुलेशन यहाँ पर करता है। तो ये यहाँ पर थोड़ा चेंज हो गया, मैं दोबारा से इसको चैप्टर 2 के अंदर, ये आपकी वैल्यूज़ है, ये बाई चांस इसमें चेंज किया हुआ है। चलिए कोई बात नहीं, मैं दोबारा से इसे टाइप कर देता हूँ आपके लिए और उसके बाद इसमें जो है आपको करके दिखाता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको यहाँ पे से हटा देते हैं, ये लाइन अभी हमारे लिए यूज़ की नहीं है। हम इसके डाटा फ्रेम को पहले चेक करते हैं एक बार। हमने यहाँ पे F5 की एग्जीक्यूशन के लिए चलाया, MKS2 है, यहाँ पर MKS2 कर देते हैं हम, क्योंकि हमारे डाटा फ्रेम का नाम MKS2 है, ये गलती से MKS लिखा गया। ये देखिए, ये हमारा डाटा फ्रेम है जिसके अंदर वैल्यूज़ है जो आपको पेज नंबर 97 पे दिया गया है। अगर इस पर्टिकुलर डाटा फ्रेम के ऊपर हम क्वांटाइल फंक्शन रन करना चाहते हैं तो हम कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ पर आपको लिखना होगा MKS2 डॉट क्वांटाइल ब्रैकेट स्टार्ट, स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट,
और उसके अंदर आपको वैल्यूज़ देनी है 0.25 कोमा में 0.5 कोमा में 0.75 एंड कोमा में 1.0। डैट मीन्स 4 इक्वल हिस्सों के अंदर आप डिवीज़न चाहते हैं। एक्सिस मर्जी पर है, मान लीजिए हम इसी को करना चाहते हैं जैसा कि एग्जांपल में दिया, तो एक्सिस इजिकल टू 1 जो कि कॉलम वाइज आपको करके दिखाएगा कैलकुलेशन को। तो अगर मैं इस फंक्शन को रन करता हूँ यहाँ पर, ये बाई चांस हमारा ब्रैकेट क्लोज नहीं हुआ है, अच्छा ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज होगा और उसके बाद ये बंद होगा। अब करते हैं इसको रन, क्लोजिंग पैरा, अच्छा ये क्लोजिंग यहाँ हो चुकी है, 2 बार कैलकुलेशन है, तो ये यहाँ पर गोल ब्रैकेट बंद कर देते हैं। अब चेक करते हैं, ये देखिए ये कैलकुलेटेड रिजल्ट आ रहा है जैसा कि आपके पेज नंबर 97 पे अगर आप चेक करें तो नीचे भी दिया गया है। तो जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया उसके बेस पे ऊपर जो डाटा फ्रेम हमने देखा, ये वाला डाटा फ्रेम, इसके ऊपर कैलकुलेशन करके ये रिजल्ट आपको शो किया गया है कि किस तरीके से आप चाहें तो क्वांटाइल को, डेट मीन 0.25% को या 25% जिसे हम कहते हैं, 50%, 75% और 1% को कैलकुलेट किया जा सकता है। नेक्स्ट आ जाए पेज नंबर 98 के ऊपर, एसटीडी फंक्शन, जिसको कि स्टैंडर्ड डेविएशन कहा जाता है। स्टैंडर्ड फंक्शन कंप्यूट्स द स्टैंडर्ड डेविएशन ओवर रिक्वेस्टेड एक्सिस। आप जिस एक्सिस पे कहेंगे वहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। आप चाहें तो ऑनलाइन इस फंक्शन का देख सकते हैं, ये कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन है जो आप लोगों ने शायद मैथ्स या स्टैटिस्टिक्स के अंदर पढ़ रखा होगा। तो मैं आपको इसको करके दिखाता हूँ। ये पेज नंबर आपका एक एग्जाम्पल भी दिया गया है, एग्जाम्पल नंबर 23। एग्जाम्पल नंबर 23 के ऊपर ही मैं इसको आपको रन करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से जो हमारे सब्जेक्ट वाला पहले हमने MKS2 अभी ये बनाया हुआ है, ये MKS2, इसके ऊपर किस तरीके से ये कैलकुलेशन करके दिखाएगा। इसके लिए मैंने ये पहले से ही आपके लिए टाइप करके रखा हुआ है। इसको सीधा हम एग्जाम्पल नंबर 23 पे चलते हैं और वहाँ आपको कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ, बताता हूँ कि किस तरीके से इसे स्टैंडर्ड फंक्शन को यूज़ किया जा सकता है। तो देखिए ये आपका तरीका है, यहाँ पर एक हमने डाटा फ्रेम पहले से ही बना रखा है। इसके बाद इस डाटा फ्रेम के ऊपर स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करने के लिए जो फंक्शन लगाने का तरीका है, दैट इज़ MKS2 विच इज़ द नेम ऑफ द डाटा फ्रेम .std बस लिखना है आपने। और अगर एक्सिस इजिकल टू 1 स्पेसिफाई करेंगे तो आपकी जो कैलकुलेशन है वो किसके ऊपर होगी, कॉलम्स के ऊपर होगी। अगर मैं ऐसा करता हूँ तो उस केस के अंदर क्या होगा, आपके हर एक कॉलम के ऊपर, डैट मीन्स कॉलम वैल्यूज़ को चेक किया जाएगा और हर एक कॉलम की वैल्यूज़ को, जैसे कि ये आपकी 99, 94, 81 है अकाउंट्स कॉलम वाली, इन वैल्यूज़ को चेक किया जाएगा और इसके ऊपर ये जो फॉर्मूला है स्टैंडर्ड डेविएशन का, उसके बिहाफ पर जो आंसर आएगा वो रिजल्ट कैलकुलेट करके दिखाया जाएगा। तो देखिए मैंने ये रन किया है, आप चेक कर सकते हैं बुक से। अगर आप स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला इस पर्टिकुलर डाटा फ्रेम के ऊपर पुट करते हैं तो ये कैलकुलेटेड वैल्यूज़ आएंगी आपकी, जो कि कैलकुलेट करके आपको रिजल्ट को इस तरीके से शो कर रही है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करने के लिए STD फंक्शन का यूज़ किया जाता है। इसी तरीके से अगर हम चाहें तो एक अनदर फंक्शन है हमारे पास VAR, इसका भी यूज़ किया जा सकता है। एग्जाम्पल नंबर 24 में आपको जो है VAR का यूज़ दिखाया गया है, तो मैंने आपके लिए ये पहले से ही यहाँ पर टाइप कर रखा है, मैं इसको करके दिखाता हूँ आपका। आप चाहें तो इस तरीके से इसका भी यूज़ करके देख सकते हैं। डैट मीन्स वेरिएंस फाइंड आउट करने के लिए लिखा हुआ है द वेरिएंस फंक्शन, दैट मीन्स वेर फंक्शन जो है कंप्यूट्स वेरिएंस एंड रिटर्न्स द अनबायस्ड वेरिएंस ओवर द रिक्वेस्टेड एक्सिस। जो भी आप एक्सिस स्पेसिफाई करेंगे उसके ऊपर आपके जो वेरिएंस है उसको कैलकुलेट करके दिखाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर सेम तरीका है आपका वेरिएंस कैलकुलेट करने का। डाटा फ्रेम हमारा ऑलरेडी क्रिएटेड है। डाटा फ्रेम के ऊपर आपने क्या करना है, MKS2.var फंक्शन, और उसके बाद एक्सिस अगर स्पेसिफाई करना चाहें तो एक्सिस स्पेसिफाई करने हैं। तो कैलकुलेशन के लिए एक फॉर्मूला है जिसको आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, उस फार्मूला के अंदर वैल्यूज़ पुट करके आपकी जो ऑटोमेटिक वैल्यूज़ हैं कैलकुलेट करके वो ये आपको शो कर रहा है। तो आप चेक कर सकते हैं इन वैल्यूज़ को, पेज नंबर 99 पे दिखाई गई है। अकाउंट्स का जो वेरिएंस निकल के आ रहा है डेट कम्स टू बी 428.4888 समथिंग, एंड इसी तरीके से सभी सब्जेक्ट्स की वैल्यू आपकी निकल के आ रही है। तो ये आपके फंक्शन है STD और वेरिएंस। इसके अलावा एक अनदर फंक्शन है जिसका नाम है डिस्क्राइब। डिस्क्राइब फंक्शन जो है, जो कुछ एक फंक्शन अभी पीछे हमने सीखे जिसके अंदर काउंट, मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, इस तरह के फंक्शंस हमने सीखे हैं, इनका जो है यूज़ किया जाएगा और इनको हम क्या कर सकते हैं, यूज़ करके देख सकते हैं भाई कौन कौन सी फंक्शन को हम यहाँ पर कैलकुलेट करें। तो काउंट, मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, मिनिमम,
25%, 43%, 75%, इन सबको कैलकुलेट कराने के लिए इसका यूज़ किया जा सकता है। तो ये आपका प्रोडक्ट फंक्शन जो प्रोड है उसके ऊपर भी हम चाहें तो यूज़ कर सकते हैं, या चाहें तो अनदर जो हमारा कैलकुलेशन है उसके ऊपर भी इसका यूज़ किया जा सकता है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये मेरे पास ऑलरेडी आपके लिए टाइप्ड है। एक बार मैं आपको कैलकुलेट कर इसको शो करके दिखाता हूँ। ये हमारा पेज नंबर 99 के ऊपर कैलकुलेटेड है, या चाहें तो ये मैंने आपके लिए किया हुआ है। इसके अंदर डिस्क्राइब फंक्शन जो है पेज नंबर 100 या 101 देखते हैं। 101 के ऊपर भी ये कैलकुलेशन, ये आपकी 101 पे तो आगे की कैलकुलेशन है। तो RES5 करके यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये प्रोडक्ट फंक्शन है। इसके ऊपर प्रोडक्ट फंक्शन, हम प्रोडक्ट को खोल लेते हैं। प्रोडक्ट के अंदर हमें ये नज़र आ जाएगा, आसानी से मिल जाएगा, हम वहाँ से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ये देखिए, ये हमारा प्रोडक्ट फंक्शन डाटा फ्रेम है। इस फंक्शन के, इस पर्टिकुलर डाटा फ्रेम के ऊपर अगर हम ये फंक्शन रन करना चाहते हैं डिस्क्राइब, तो कैसे होगा? डाटा फ्रेम का नाम एंड देन डिस्क्राइब लिखना है आपको, जिसके थ्रू आप इस फंक्शन को रन करके देख सकते हैं। तो देखिए, मैं आपका ये फंक्शन आपको रन करके दिखाता हूँ। मैंने F5 किया, यहाँ पर मैं रन करता हूँ। तो देखिए, इसके अंदर काउंटिंग भी शो कर रहा है, मीन भी शो कर रहा है, स्टैंडर्ड डेविएशन, मिनिमम वैल्यू 25%, 50%, 75%, मैक्स, ये सभी वैल्यूज़ को शो करता है। तो ये जो आपका डिस्क्रिप्शन फंक्शन, एक तरीके से आप कह सकते हैं, मल्टीपल कैलकुलेशंस करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो इस तरीके से चाहें तो हम डिस्क्राइब फंक्शन का यूज़ भी कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ जो बातें बताई गई हैं आपको समझ में आई होंगी। थैंक यू।